नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि 100 दिन मात्र बचा हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्स नज़दीक हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। और मेरे वीडियोज़ भी देख रहे होंगे, ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, क्योंकि वीडियोज़ बहुत लाभप्रद हैं तो ज़रूर देखा करिए। जो लोग नहीं देखते हैं वो लोग भी देखा करिए और जो लोग देखते हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। अब आते हैं, देख लेते हैं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ लिया था, विधायिका पढ़ लिया था और न्यायपालिका की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें न्यायपालिका में हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ लिया था और उच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का तुलनात्मक अध्ययन हम इसमें करेंगे कि उच्च न्यायालय में कौन कौन सी शक्तियां हैं या फिर उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह किस प्रकार से की जाती है और उच्च न्यायालय में क्या प्रावधान है। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अलग अलग जो प्रावधान है उसके बारे में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे जो कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहला पॉइंट जो है वह है संविधान में कहां पर इसका जिक्र किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का यदि हम देखें तो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्थापना, संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति इत्यादि के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम उच्च न्यायालय में देखें तो संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 231 तक जो है उच्च न्यायालय के गठन, उसकी संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो पहला तो यही संदर्भ हो गया, मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन का पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि पूरे देश के लिए केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में है। वो अपनी बैठकें जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अलग अलग स्थानों पर कर सकता है यदि चाहे तो, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। फिर भी पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक ही है जो कि दिल्ली में है। ठीक, इधर अगर हम लोग उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय जो होते हैं हर एक राज्य के लिए अलग अलग होते हैं। वैसे प्रावधान यह भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी जो है एक ही उच्च न्यायालय का भी गठन कर सकती है। और कौन कर सकती है? संसद ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट का गठन संभव है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट यह है कि एससी के मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उसमें अगर हम लोग देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो पैनल होता है उसमें 4 वरिष्ठतम जजों से जो है राय ली जाती है या फिर सलाह ली जाती है। जबकि अगर हम उच्च न्यायालय में देखें तो वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 2 वरिष्ठतम जजों का पैनल होता है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय में सीजेआई के साथ साथ, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 वरिष्ठतम जजों का पैनल होता है, जबकि उच्च न्यायालय में सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 2 वरिष्ठतम जजों का पैनल होता है नियुक्ति के संदर्भ में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में।
अब हम लोग देख लेते हैं न्यायाधीशों की संख्या के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है। वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वह 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जबकि यदि हम लोग उच्च न्यायालय में देखें तो उच्च न्यायालय में संविधान के तहत कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, मतलब न्यायाधीशों की संख्या उच्च न्यायालय में निश्चित नहीं है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से राष्ट्रपति जो है वह संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय में देखें तो संख्या में बढ़ोतरी या परिवर्तन जो है वह संसद करती है। ठीक है, यहां पर संसद करती है और उच्च न्यायालय में जो है वह राष्ट्रपति रिक्वायरमेंट के हिसाब से संख्या में परिवर्तन करते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करती है। और अभिलेख न्यायालय क्या है यह मैं पहले बता चुका हूं उच्चतम न्यायालय के वीडियो में और उच्च न्यायालय के वीडियो में, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 215 के तहत जो है यह अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद में केवल अंतर है। ठीक, दोनों ही अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करते हैं। यहां पर अगर हम लोग न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु देखें तो उच्चतम न्यायालय में जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह 65 वर्ष निर्धारित है। जबकि आप देखें अगर उच्च न्यायालय में तो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वह 62 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक, आगे देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 5 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष तक उसको जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत होना चाहिए या फिर न्यायाधीश के पद पर कार्यरत होना चाहिए। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में जो है मिला करके या फिर सभी हाई कोर्ट्स को मिला करके 10 वर्ष तक का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह प्रावधान है। जबकि आपका यदि हम लोग उच्च न्यायालय के लिए प्रावधान देखें तो न्यूनतम 10 वर्ष तक जो है उसको उसके पास न्यूनतम 10 वर्ष का न्यायिक क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए या फिर पूरे भारत के अगर भारतीय क्षेत्र को मिला दें तो प्रत्येक मतलब कि हर एक हाई कोर्ट को मिला करके उसको न्यूनतम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, तो यह है आपका उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपका कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए या फिर न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी के पद पर वह होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट में यदि देखें तो हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए न्यूनतम, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो यह जो है नियुक्ति में भी जो है वो योग्यता में भी अंतर मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो सीजेआई का जो वेतन है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वह आपका 2,80,000 रुपया प्रति महीना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए प्रति महीना है। यह आपका 2018 से है। ठीक है, और इधर देखें हाई कोर्ट के बारे में देखें तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपया प्रति महीना है। जबकि जो अन्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के उनका वेतन 2,25,000 रुपया प्रति महीना है। तो वेतन में भी थोड़ा सा अंतर मिलता है। आगे हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अधीन होता है उच्च न्यायालय, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि चूंकि हाई कोर्ट जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है, इसलिए हाई कोर्ट जो है वह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो यह भी एक अंतर है। आगे देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि जो है
वेतन, भत्ते और पेंशन ये सब जो है आपका भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जबकि यदि उच्च न्यायालय का देखें तो वहां पर वेतन और भत्ते जो होते हैं वह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि पेंशन जो होता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो यहां पर मुख्य अंतर है और यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता होता है वह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि पेंशन जो होता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और इधर उच्चतम न्यायालय का देखें तो वेतन, भत्ता, पेंशन वगैरह जो भी होता है, जो भी सुविधाएं होती है, वह सब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतर का। आगे देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपका रिट जारी करती है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वह रिट जारी करती है, 5 प्रकार के रिट। हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है, लेकिन यहां पर बेसिक अंतर यह है, एक तो अनुच्छेद का अंतर हो गया कि इधर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और इधर आपका हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 232 के तहत रिट जारी करती है, जो कि आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है वह आपका मौलिक अधिकार है और उसको जो है आपका मतलब कि संविधान संशोधन के द्वारा भी जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है और संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है। जबकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का शक्ति है वह मतलब कि वैधानिक अधिकार है, ठीक है, वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहां पर अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जाता है। यह भी एक बेसिक अंतर है दोनों में। आगे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, ये मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु मतलब सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम जजों के पैनल के द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सलाह दी जाती है। जबकि उच्च न्यायालय में यदि हम लोग देखें तो सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम जजों के द्वारा जो है राष्ट्रपति को लिखित सलाह दी जाती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जबकि हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपर न्यायाधीशों के नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय में आपका 2 वर्ष के लिए अनुच्छेद 224 के तहत 2 वर्षों के लिए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के बीच में अंतर का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो अनुच्छेद 143 के तहत के तहत राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सार्वजनिक हित के मामलों पर या फिर संविधान से संबंधित मामलों पर आपका परामर्श ले सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। जबकि इसके पास उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास जो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं है, मतलब कि परामर्शी क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अलावा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वह भारत के किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वह किसी भी अदालत में सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 124(7) के अनुसार दिया गया है, ठीक है। जबकि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, या फिर उन न्यायालयों को छोड़कर जहां उसने अस्थायी रूप से मतलब कि कार्य नहीं किया है, उन अदालतों को छोड़कर बाकी सभी अदालतों में वह वकालत कर सकता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट आपका हाई कोर्ट, यहां पर हाई कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वह सुप्रीम कोर्ट तथा ऐसे अन्य हाई कोर्ट्स जिसमें उसने अस्थायी जज के रूप में कार्य नहीं किया है उसको छोड़कर अन्य किसी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। तो यह याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 220 के तहत प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आते हैं ऐसे पॉइंट्स जिसको मैंने परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य का नाम दिया है। तो पहला पॉइंट है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वह सर्वाधिक राज्यों पर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों पर है, तो वह है, आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी उनका नाम था लीला सेठ। उनका नाम क्या था? लीला सेठ था। जबकि भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, यहां पर मुख्य न्यायाधीश था और वहां पर हो जाता है न्यायाधीश, तो वो कौन थी? तो उनका नाम था अन्ना चंडी। मतलब केवल न्यायाधीश पूछे तो अन्ना चंडी और यदि मुख्य न्यायाधीश पूछे तो लीला सेठ, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है किसका क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। यह पूछा गया क्वेश्चन है और वो भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद जरूर रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठें हैं। मैंने पीठों के बारे में बताया था, एकल पीठ होता है, आपका पूर्ण पीठ होता है, आपका खंड पीठ होता है। तो सर्वाधिक पीठ जो है वह उसकी संख्या सबसे अधिक जो है, पीठों की संख्या सबसे अधिक गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। ठीक है, इसके अलावा भारत के 3 हाई कोर्ट्स हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को यदि छोड़ दिया जाए तो भारत के 3 हाई कोर्ट्स हैं, 3 उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। और वो कौन कौन है? तो मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। यह याद रखिएगा, यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया गया है तब है। ठीक है, 3 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत 1862 में आपका किसकी स्थापना की गई थी? बंबई, कोलकाता और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। और उसके बाद जो है 1866 में 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो उसके बाद 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसके बाद 1928 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय और 1948 में उड़ीसा एवं गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम स्थापित उच्च न्यायालय कौन है, तो वो उड़ीसा आप दे सकते हैं या फिर गुवाहाटी दे सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि संघ शासित क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाए, तो 6 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 2 या अधिक राज्यों पर है। ठीक है, ये राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों पर है। तो हम लोग देखते हैं, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, मुंबई है, गुवाहाटी है और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय था। और 3 इसमें और जुड़ जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? तो कोलकाता, चेन्नई और केरल उसमें जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 उच्च न्यायालय ऐसे हो जाएंगे जिनका क्षेत्राधिकार 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है। ठीक है, और इसी में अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें तो केवल 3 उच्च न्यायालय ऐसे होंगे जिनका क्षेत्राधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों पर है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असोम तथा नागालैंड के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। कौन सा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई थी। तो यह संविधान संशोधन अधिनियम याद रखिएगा, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, जिसके द्वारा न्यायाधीशों के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई थी। आगे देख लेते हैं। तो आठवां विधि आयोग जिसके अध्यक्ष HR खन्ना थे, उसने विधि आयोग के 80वें रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि आपका प्रत्येक हाई कोर्ट में जितने भी जज होते हैं उसमें 1/3 जो न्यायाधीश हैं वह अन्य राज्यों से होने चाहिए। यह सिफारिश किसने की थी? तो आपका HR खन्ना की अध्यक्षता में 8वें विधि आयोग ने की थी और यह विधि आयोग का 80वां रिपोर्ट था, 80th रिपोर्ट। आगे देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो है वह सर्वाधिक है। पूरे भारत में सर्वाधिक न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या किस उच्च न्यायालय में है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, जो कि टोटल कितना है? 160 है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 17 मार्च 1866। और यह जो है आपका खास करके UPPSC के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और BPSC की बात करें तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी पर चेन्नई हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है। उसके बाद लक्षद्वीप पर एर्नाकुलम यानी कि केरल का जो हाईकोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, जबकि दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव पर मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ पर जो है आपका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो यह जरूर याद रखिएगा, जैसा पूछा जा चुका है। भारत के 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां पर एक या अधिक खंडपीठ है। ठीक है, भारत के 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जहां पर एक या अधिक खंडपीठ है। और वो कौन कौन है? तो इलाहाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, जबलपुर है और जोधपुर है। फिर से बोल देता हूं, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, जबलपुर और जोधपुर, ये जो उच्च न्यायालय है 6 उच्च न्यायालय, उनका एक या एक से अधिक खंडपीठ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ जो है वह कहां कहां है? तो कोहिमा और आइजोल में है। याद रखिएगा, कोहिमा और आइजोल में है। आगे देख लेते हैं। तो भारत में रिटों का प्रावधान जो है वह इंग्लैंड से लिया गया था। भारत में रिटों का प्रावधान जो है, रिट जिसको लेखा भी कहते हैं हिंदी में, तो उसका प्रावधान जो है लिया गया था इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में इसको जो है परमाधिकार कहते हैं या फिर प्रेरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वह सांविधिक अधिकार होती है, मौलिक अधिकार नहीं होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में रिट जारी करने की शक्ति जो है वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। और इसीलिए जो है उसको 368 के तहत आपका संविधान संशोधन के जरिए भी जो है रद्द नहीं किया सकता है या फिर उसमें कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है, बढ़ोतरी की जा सकती है लेकिन कमी नहीं की जा सकती है, याद जरूर रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के बारे में, मतलब कि हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जो है आपका याचिकाओं के बारे में देखेंगे, PIL जिसको कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। न्यायिक सक्रियता के बारे में देखेंगे और भारत के महान्यायवादी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इंडियन जुडिशरी का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। 1-2 वीडियो और आएगा कल, मेरा उम्मीद है कि कल मैं उसको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो बस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप लोग देखते नहीं है तो थोड़ा सा जो है ना मन छोटा हो जाता है। तो जरूर देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभप्रद वीडियो है। और जितने भी मैं वीडियोज बनाता हूं उससे आपका क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं दावा करता हूं। और आप लोग भी वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी मेहनत का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियोज में आप ही लोगों के कहने के अनुसार लंबा भी नहीं बना रहा हूँ, अब छोटा छोटा करके वीडियो दे रहा हूँ। नहीं तो मैं तो पूरा जुडिशरी एक ही वीडियो में डाल देता, पूरा 2-2.5 घंटे का वीडियो होता और टोटल जुडिशरी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाता। ठीक है, अगर बाद में आप लोग बोलेंगे तो सारा वीडियो को कंबाइन करके एक कर भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए लास्ट में जाते जाते जो हमेशा कहता हूँ वही आज भी कहूँगा कि पर्यावरण का संरक्षण कीजिए,
पानी को बचाइए, नारी का सम्मान कीजिए, माता पिता और गुरुजनों का आदर कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, खुद के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए, छोटे बच्चों और जीव जंतुओं पर दया का भाव रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।